के रूप में प्रयुक्त होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। वो ऊर्जा संपूर्ण यानी जीवधारी अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाता है। तो श्वसन प्रक्रिया को यदि हम विभिन्न भागों में बांट करके पढ़ें तो समझने और याद करने में आसानी रहती है। यहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा में अवश्य ही एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया को हम 3 रूपों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। बाह्य श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना और पुनः फेफड़ों से CO2 का किसका CO2 का विभिन्न मार्गों से होते हुए वायुमंडल में मुक्त होने तक की घटना को बाह्य श्वसन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी जो वायुमंडल से ऑक्सीजन हम लोग नासा मार्ग के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये फेफड़ों तक पहुंचती है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में मुक्त होने तक की घटना को जो है हम बाह्य श्वसन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बाह्य श्वसन को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक भाग इसका होता है श्वासोच्छ्वास, दूसरा होता है गैसों का विनिमय। तो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को हम श्वास लेना भी कह सकते हैं, इसे श्वास लेने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मात्र O2 को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अर्थात O2 ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को मुक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम सांस लेने में जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ने में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, उस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण इसका है निःश्वासन। निःश्वासन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, अर्थात निःश्वासन में हम वायुमंडल की ऑक्सीजन को नासा मार्ग के द्वारा फेफड़ों तक ग्रहण करते हैं। उस प्रक्रिया को निःश्वासन कहा जाता है। इसमें जो है यहाँ पर से निःश्वासन और उच्छ्वसन में अंतर पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें O2 ग्रहण की जाती है और इसमें जो है वच्छ, इसका वच्छ गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, वच्छ गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो 2 बातें यहाँ से स्पष्ट रखेंगे कि निःश्वासन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और वच्छ गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वसन में क्या होता है, इसमें जो है CO2 को मुक्त किया जाता है, अर्थात उच्छ्वसन में CO2 क्या होती है, मुक्त होती है और वच्छ गुहा का आयतन कम हो जाता है। तो 2 बातें यहाँ से स्पष्ट होती हैं। अंतर अगर पूछा जाता है तो 2 अंतर हम आसानी से लिख सकते हैं कि निःश्वासन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जिससे वच्छ गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वसन में हम CO2 को मुक्त करते हैं जिससे वच्छ गुहा का आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो अगला भाग इसका जो है ये है गैसीय विनिमय। तो गैसीय विनिमय को भी समझ लेते हैं। क्या होता है गैसीय विनिमय? वैसे तो विनिमय माने होता है आपस में अदला बदली। यहाँ पर गैसों की अदला बदली किस प्रकार से होती है, जैसे हम जानते हैं कि वायु कोष्ठक क्या होते हैं, वायु कोष्ठकों में वायु भरी होती है और उस वायु में होता है क्या, ऑक्सीजन, O2। क्या होता है, ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ ले लीजिए सिरा। क्या है, सिरा। चूंकि हम जानते हैं कि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है और उस अशुद्ध रुधिर में होता है CO2। क्या होता है, CO2 का। तो वायु कोष्ठक से सिराओं तक क्या पहुंचता है, O2, और सिराओं से वायु कोष्ठक तक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की पहुंचने की क्रिया को गैसीय विनिमय कहते हैं। समझ लेते हैं
कि वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन का सिरा तक पहुंचना और सिरा में उपस्थित अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः वायु कोष्ठक तक पहुंचने की क्रिया को गैसीय विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो समझ लेंगे कि यहाँ पर वायु कोष्ठक से जो है ऑक्सीजन सिरा में जाती है और सिरा के साथ जो आया हुआ संपूर्ण शरीर से रुधिर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वायु कोष्ठक में आ जाता है। वायु कोष्ठक आगे की क्रिया संपन्न करता है। और अगला यहाँ का पूरा पार्ट, इधर का वायु श्वसन का हम लोगों ने पूरा पार्ट समझ लिया है। यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, अर्थात श्वसन प्रक्रिया और श्वास लेने प्रक्रिया में क्या अंतर है, यानी श्वसन और श्वास लेने में क्या अंतर है। तो श्वसन कोशिकीय स्तर पर होने वाली एक अभिक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों का जैव ऑक्सीकरण होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास जो है इसमें मात्र ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। तो आसानी से यहाँ से हम अंतर लिख सकते हैं। दूसरा अंतर पूछा जाएगा निःश्वासन और उच्छ्वसन में क्या है। पहले ही हमने बता दिया कि निःश्वासन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, उच्छ्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। इसमें जो है वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और इसमें वक्षगुहा का आयतन घट जाता है। अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे गैसों का परिवहन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। गैसीय विनिमय और गैसों के परिवहन में भी अंतर पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम आसानी से समझ लेते हैं। गैसों का परिवहन का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से गैसें किन माध्यमों के द्वारा वायुमंडल से कोशिका तक पहुंचती हैं और कोशिका से पुनः वायुमंडल में मुक्त होती। कहने का मतलब ये हुआ कि फेफड़े से हम ले लेते हैं, फेफड़ा से कोशिका, क्या लेते हैं, कोशिका, यानी फेफड़ा और कोशिका, अर्थात फेफड़ा से O2 का कोशिका तक जाना, कहाँ तक, कोशिका तक। और कोशिका में क्या होता है, हमने बताया कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या मुक्त होती है, CO2 को पुनः फेफड़े तक आने की संपूर्ण प्रक्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। अर्थात गैसें किन किन माध्यमों के द्वारा कोशिका तक पहुंचती हैं और पुनः कोशिका से जो बनी हुई CO2 है ये वायुमंडल में कैसे मुक्त होती है। इसके लिए ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन मार्ग होता है। जैसे हम समझ लेते हैं, पहले ऑक्सीजन कहाँ जाती है, नासा मार्ग। कहाँ प्रवेश करती है, नासा मार्ग। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का प्रवेश द्वार होता है नाक। क्या होता है, नाक। नाक से ही ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करती है और फिर पहुंचती है ग्रसनी। किसमें जाती है, ग्रसनी में। नासा मार्ग से होते हुए ऑक्सीजन, ये हम पढ़ रहे हैं गैसों का परिवहन। ये किस प्रकार से, नासा मार्ग से ग्रसनी, और ग्रसनी से ऑक्सीजन पहुंचती है स्वरयंत्र। कहाँ पर पहुंचती है, स्वरयंत्र में पहुंच जाती है। स्वरयंत्र से जाती है ये श्वास नली में। कहाँ जाती है, श्वास नली में प्रवेश करती है और श्वास नली से पुनः ये श्वसनी में जाती है। श्वसनी से श्वसनिकाओं में प्रवेश करती है। श्वसनिकाओं से वायु कोष्ठक और वायु कोष्ठक से रुधिर से होते हुए सीधे ये कोशिका में प्रवेश करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को गैसीय परिवहन कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 संयोग करती है हीमोग्लोबिन के साथ, अर्थात ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ये भी ध्यान रखेंगे कि गैसीय परिवहन के दौरान ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके क्या बनाती है, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगला पार्ट इसका है अंतःश्वसन। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि अंतःश्वसन किसे कहा जाता है।
अंतःश्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ये जो है अंतःश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका में ही संपन्न होती है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इसको हम दो भागों में अर्थात दो चरणों में बांट करके पढ़ते हैं। एक चरण इसका है अनाक्षी श्वसन, दूसरा है आक्षी श्वसन। जैसा कि इसका नाम है अनाक्षी, क्या है? अनाक्षी, अनाक्षी श्वसन अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है, उस प्रक्रिया को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित रहती है, उस प्रक्रिया को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। आक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थित होती है और अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है। हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान कर लेते हैं कि गैसीय परिवहन के दौरान जो ऑक्सीजन और Hb हीमोग्लोबिन मिलकर के बना था, क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यह अंतःश्वसन के दौरान Hb प्लस O2 पुनः विखंडित होकर के ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में मुक्त हो जाता है, जो ऑक्सीजन ऊतकों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और ये कोशिकाओं में पहुंच जाती है। ये अनाक्षी और आक्षी श्वसन के लिए प्रयोग में आता है। चूंकि अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। आक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थित होती है। तो आक्षी और अनाक्षी श्वसन को हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार इसमें अंतर पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? O2 की अनुपस्थिति। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थित रहती है, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में पार्विक अम्ल बनता है। अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में पार्विक अम्ल बनता है, जिससे बाद में एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, ये ध्यान रखेंगे कि अनाक्षी श्वसन में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, लेकिन 2 अणु उसकी एटीपी प्रक्रिया में ही खत्म हो जाते हैं, मात्र बचते हैं शेष कितने अणु? 2 अणु एटीपी के सुरक्षित बचते हैं। ये क्या था? अनाक्षी श्वसन। याद रखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, पार्विक अम्ल का निर्माण और 2 अणु एटीपी, ये हो गया अनाक्षी श्वसन। और इधर समझ लेते हैं आक्षी। चूंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर ही पूछा जाता है। तो आक्षी श्वसन क्या होता है? हमने पहले बताया कि यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है। कैसे होती है? O2 की उपस्थिति में होती है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। नंबर 2, इसमें जो है अंतिम उत्पाद के रूप में H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है, अर्थात खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त हो जाता है। नंबर 3, इसमें जो है 38 अणु एटीपी के बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 38 अणु एटीपी के निर्मित होते हैं। तो ये हो गया हमारा आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। आसानी से बता सकते हैं। हमने संपूर्ण प्रक्रिया को यहाँ से समझा। श्वसन क्या होता है, इसको हमने 3 रूपों में बांट करके पढ़ा। पहला भाग था बाह्य श्वसन, फिर गैसों का परिवहन, फिर अंतःश्वसन। बाह्य श्वसन के पूरे पार्ट को आसानी से पढ़ा। क्या पढ़ा? श्वासोच्छ्वास क्या होता है और गैसीय विनिमय क्या होता है। फिर हमने जाना श्वासोच्छ्वास 2 चरणों में बांट के पढ़ा गया है, निःश्वासन और उच्छ्वसन। निःश्वासन और उच्छ्वसन के अंतर को भी समझ लिया। इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, इसमें CO2 को मुक्त किया जाता है। उसके बाद में गैसीय विनिमय, वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन का सिरा तक पहुंचना और सिरा से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड का वायु कोष्ठक तक पहुंचने की संपूर्ण क्रिया गैसीय विनिमय कहलाती है। गैसों का परिवहन अर्थात फेफड़े से ऑक्सीजन का कोशिका तक और कोशिका से खाद्य पदार्थ के
बाद मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः फेफड़े तक पहुंचने की क्रिया को गैसीय परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन के मार्ग के विषय में भी हमने जान लिया कि किस प्रकार से नासा मार्ग द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करके कोशिका तक पहुंचती है और पुनः कोशिका से निर्मित हुई कार्बन डाइऑक्साइड नासा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अंतः श्वसन में हमने जान लिया कि इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में अलग अलग हो जाता है। किस प्रकार से अंतः श्वसन को हमने दो भागों में बांट के पढ़ा, अनाक्षी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनाक्षी श्वसन को समझा कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें मात्र 2 अणु एटीपी के बनते हैं और अंतिम उत्पाद पार्विक अम्ल होता है। इसमें जो है 38 अणु एटीपी के बनते हैं। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। धन्यवाद।